हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे कि जितने भी क्लासेस हैं आप सभी की उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है, जो कि आपके 25 अप्रैल से शुरू होंगे एग्ज़ाम। तो चारों सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम की डेट सुनिश्चित हो गई है। तो आप सभी तैयारियां शुरू कर दीजिए मन लगाकर, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के माध्यम से संस्कृत, जो कि आप लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। समझिएगा, एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर, इन दोनों सेमेस्टर के लिए ये संस्कृत की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि आपके जो लघुत्तरीय प्रश्न आप जो पढ़ने वाले हैं, यह 2 नंबर का पूछा जाता है ना। तो 2 नंबर आपको यह प्राप्त करने हैं, जिसमें कि आपके 7 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्नों के, तो वह आप पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज की क्लास के माध्यम से पहला प्रश्न है आपका, वर्णों के उच्चारण स्थानों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आपको देखिए आंसर डाल के लिखना है, उत्तर डाल के, कि वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान यानी कि कौन सा वर्ड किसका उच्चारण स्थान है, ये आपको लिखना है। तो आपको उत्तर डाल के लिखना है कि वर्णों के उच्चारण स्थान को निम्नलिखित तालिका द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। जैसे आपको देखिए यहाँ पर देखिए, समझिए, एक एक वर्डों को आप अच्छी तरीके से समझिएगा कि कौन सा वर्ड का कौन सा उच्चारण स्थान है। व्याकरण के मुख्य जो सूत्र हैं, ये आपके सूत्र हैं, ये आपके वर्ड हैं, ये आपके उच्चारण स्थान हैं। तो देखिए, व्याकरण के मुख्य सूत्र, सबसे पहला है आपका अकुह विसर्जनीयनाम कंठा। तो आपका क्या हो जाता, अकुह विसर्जनीयनाम कंठा। आ और का वर्ग के जितने वर्ड हैं, हा और विसर्ग, ये सभी क्या है, इसका जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ। वह क्या है, कंठ है। दूसरा देखिए, इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु, यानी कि ई चा वर्ग के जितने वर्ड, या और सा सीटी वाला सा, ये आपके सभी वर्ड क्या है, तालु से बोले जाते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, व्याकरण के मुख्य सूत्रों के द्वारा भी ये याद कर सकते हैं। जैसे आपका इचु यसा नाम तालु, तो ई चू यानी कि चा वर्ग के, या तो या आपका सा सिटी वाला, तो इसमें आपके चारों शब्द आ गए। तो ऐसे आपको याद करना है। अब देखिए तीसरा, ऋतु रसा नाम मूर्धा। ऋषु रटाराम यानी कि री, टू यानी कि टा वर्ग, रा यानी कि रा, सा षटकोट वाला सा है। तो ये सभी वर्ड क्या हैं, ये सभी वर्ड आपके मूर्धा से बोले जाते हैं। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसके बाद चौथा है लितु लसा नाम दंता। लितु लसा नाम दंता यानी कि ली जो है ता वर्ग, और ला और सा श्रोता का सा, ये सभी क्या है, ये आपके दंत से बोले जाते हैं, यानी कि इनका उच्चारण स्थान है दंत। ये सभी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके यूपी टेट, सी टेट और आपके सुपर टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, पांचवा है उपपद मानिया नाम ओष्ठो, यानी कि ऊ पावर के वर्ड और उपद मानीय जैसे कि पा और फा, ये क्या है, ओष्ठ से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसके बाद में 6 है इमंगणना नाम नासिकाचा। इया अंगा इया ना न मा, ये सभी क्या है, नासिका से बोले जाते हैं। इसके बाद 7वां है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम यानी कि वा का जो उच्चारण स्थान है वह दंत और ओष्ठ दोनों ही हैं, यानी कि दंतोष्ठों हैं। इसके बाद में आपका
8 है ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु यानी ए और ए ये आपके कंठ और तालु से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। इसके बाद 9 है अदैतो कंठोष्ठम। तो ओ और औ जो हैं ये दोनों वर्ड आपके कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। इनके प्रश्न भी बनेंगे कि ओ और ओष्ठ किस वर्ड के उच्चारण स्थान बताइए, तो आपका होगा कंठ और ओष्ठ ऐसे। 10वां है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम का और खा। तो इसका आपका देखिए जिह्वा मूली है या जो कि जीव की जड़, वहाँ से आपके का और खा बोले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट 11 नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुसारस्य जो कि अनुस्वार होता है, जो अंक की बिंदी लगती है वह क्या है, वह आपका नासिका से बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके वर्डों के उच्चारण स्थानों से संक्षिप्त परिचय से ये आपके देखिए उसका परिचय भी पढ़ लिया और सभी को जान लिया कि कौन से वर्ड कहाँ से बोले जाते हैं। अब समझिए दूसरा प्रश्न है आपका संस्कृत भाषा में ध्वनि का अर्थ लिखिए। ध्वनि का अर्थ लिखना है, देखिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा के ध्वनि तत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। यानी कोई भी भाषा आपको सीखनी है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, मलयालम, गुजराती, जो भी भाषा आपको सीखनी है उसके जो तत्व हैं उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। ध्वनि का अर्थ उस भाषा के संकेतों से है, जो भाषा है उसी के संकेतों से होगा। विश्व की प्रत्येक भाषा के कुछ प्रतीक संकेत भी होते हैं, उनके ज्ञान से ही उस भाषा को समझा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। ध्वनियों की प्रतीत वर्डों के साथ होती है। ध्वनियों की जो प्रतीत होती है, जो प्रतीति होती है वो क्या होती है, वर्डों के साथ होती है, वही वर्ड अक्षर कहलाते हैं, है ना। इसके बाद देखिए समझिए एक एक बातों को समझिए अच्छी तरीके से। देखिए इतना बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना है, लेकिन आपको परिभाषा समझनी है। देखिए ध्वनि का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। ध्वनि का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। प्रथम व्यक्त रूप से जो वर्ड को ही ध्वनि मानते हैं। प्रथम व्यक्त जो है रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ड रूप मानते हैं। दूसरे विद्वान अव्यक्त ध्वनि को ही ध्वनि मानते हैं। अव्यक्त से अभिप्राय है जो केवल ध्वनि हो। अव्यक्त क्या है, जो केवल ध्वनि हो किंतु वर्ड की प्रतीति ना हो। वर्ड की क्या है, प्रतीति ना हो। इसके बाद देखिए ध्वनि। ध्वनि आपके दो प्रकार के, ध्वनि का व्यक्त रूप, ध्वनि का अव्यक्त रूप। इसके ध्वनि का अव्यक्त रूप है, एक आपका प्राकृतक है, प्राकृत है, एक आपका वकृत है। प्राकृत आपका है वर्डों का अभिव्यक्त करती है, प्राकृत जो है वो वर्डों को अभिव्यक्त करती है, और जो वकृत है वह वर्णाभिव्यक्ति के बाद जो नाद उत्पन्न होता है, जैसे घंटा होता है आपका, ध्वनि होती है, शंख होती है, ये क्या है, ये इनका नाद जो उत्पन्न होता है ये वकृत होते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न संख्या 3 देखिए। पाणिनि ने वर्णों को कितने सूत्रों में प्रस्तुत किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका पहला वाला, और आपका ये आप जो पढ़ने वाले हैं। देखिए उत्तर डाल लिखना है कि पाणिनि अष्टाध्याय में स्पष्ट रूप से प्रारंभ में ही लिखा है कि संस्कृत वर्णों की उत्पत्ति जो शिव के डमरू से हुई है। किसके, भगवान शिव के डमरू से हुई है। उन वर्णों को पाणिनि ने 14 सूत्रों में व्यक्त किया है। कितने, 14 सूत्रों में व्यक्त किया है, जो कि आपके सामने इस प्रकार हैं। देखिए पहला है आपका आ ई ऊण आयुड़। दूसरा है आपका लित। तीसरा है ए ओंग। चौथा है ए औच। पांचवा आपका है वरट। छठा है आपका लड़। सातवां है इम। आठवां है झमई, झा और मा ई। 9 है आपका गढ़
गढ़ घस, है ना, यहाँ पर द होगा, गढ़दस। इसके बाद में 10वां है आपका जब जा और वा और गा। 11वां है खा फा छ ठ थ च ट त वा, यानी खफ चटत चट तो, खफ चटत चट तो। 12वां है का पय, यानी कपय। 7वां है ससरा ससर सक्सर, है ना। 14 है आपका हल। ये आपके 14 जो हैं सूत्र हैं, इनको याद करने की ट्रिक हम भी बता देंगे। देखिए प्रश्न संख्या 12 है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। देखो वर्णों के प्रकार को समझना है। वर्ण जो होते हैं वो देखिए मूल रूप से वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण होते हैं, एक व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान स्वतंत्र रूपों से होता है। जो स्वर वर्ण होते हैं उनका जो उच्चारण स्थान है वह स्वतंत्र रूप से होते हैं, किंतु व्यंजन के उच्चारण स्थान में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी? स्वर भाई की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर ये आपके 3 स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में आपका आता है छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री और री। दीर्घ स्वर में आपका है आ, ई, उ, री एवं ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर में आपका है ई और 3, आपका जैसे ओम में आपका 3 बना रहता है, जैसे आपका ओम लिखा है, ऐसे क्या लिखा? ओम लिखा। तो ये आपका क्या है? 3। यानी कि ह्रस्व स्वर में यह कि जिस मात्रा में कम समय लगे वह ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर में जिस मात्रा का ह्रस्व स्वर से दुगनी आवाज़ में बोलना पड़े वह आपका दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर जिसमें आपकी बहुत सी वर्णों को निकले, जैसे 1 या 2 से अधिक, वह आपके प्लुत स्वर से संबंधित हैं। इसके बाद में देखिए उपर्युक्त स्वर को उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित रूपों में भी उच्चारित किया जा सकता है। उदात्त में हम वर्णों का उच्चारण उच्च स्वर में करते हैं। कैसे? उच्च स्वर में करते हैं। तो देखिए अनुदात्त में मंद, यानी कि जो निचला भाग होता है। स्वरित में मध्य, स्वरित में क्या है? स्वरित में मध्य, अर्थात ना बहुत तीव्र और ना बहुत मंद, यानी कि ना बहुत तेज और ना बहुत धीमे स्वर में करते हैं। अर्थात यह दोनों का सम्मिश्रण स्वर है। इन दोनों का जो सम्मिश्रण स्वर है वह क्या है? स्वर है। जैसे बहुत तीव्र, बहुत मंद, ये दोनों का ही मिश्रण क्या है? स्वर कहलाता है। ये स्वर केवल वैदिक संस्कृत में होते हैं। वैदिक संस्कृत जो होती है वह उसमें ही होती हैं। इसका देखिए 25 स्पर्श व्यंजनों को भी वाग् यंत्रों के आधार पर 5 वर्गों में व्यक्त किया गया है ना। देखिए कौन कौन से। का देखिए कंठ, कंठ से आपका का वर्ग हो गया। कंठ से का, खा, गा, घा, या, तो का वर्ग हो गया। 25 जो स्पर्श व्यंजन है आपके। खा में आपका तालव्य जो कि चा वर्ग है आपका, चाचा, जा, जा, या। गा में आपका मूर्धन जो कि आपका टाठड़, घा है आपका दंत, ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग, इसमें टा वर्ग। इंगा में आपका ओष्ठ है, पा, फा, बा, भा, सा और पा वर्ग। ये पा वर्ग के जितने वर्ण हैं ये टा वर्ग के हैं, ये ता वर्ग के और ये चा वर्ग के। ये सभी क्या हैं? 25 स्पर्श व्यंजनों के आधार पर इनका वाग् यंत्र है। ठीक है। इसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4, संस्कृत भाषा में उच्चारण की क्या महत्ता है। देखिए उच्चारण की महत्ता पूछा गया है आपसे, तो आपको आंसर डाल देना है उच्चारण की महत्ता। वैदिक काल से ही संस्कृत ध्वनियों में शुद्ध उच्चारण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है।
यानी कि जो वैदिक काल से जो चली आ रही जो संस्कृत भाषा है, इस पर जो है शुद्ध उच्चारण करने के लिए बहुत ही विशेष ध्यान दिया गया। शिक्षा का ध्वनि शास्त्र यानी कि वेदांग के एक रूप में गंभीर अध्ययन होता था। वेदांग में उच्चारण स्थान, अभ्यांतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, शुद्धोच्चारण के नियम, वाक्यों का शब्दों का विश्लेषण, पदच्छेद आदि सम्मिलित थे। इन सभी को आप अभी पढ़ेंगे आगे की कक्षा में। अन्य भाषाओं में भी उच्चारण का अपना भेद है, किंतु संस्कृत में इसका विशेष महत्व है। जितनी महत्ता संस्कृत में है उतनी किसी अन्य भाषा में नहीं है, समझ लीजिएगा, है ना। महर्षि पतंजलि ने जो अपने महाभाष्य में स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है देखिए, जिसका अभिप्राय है कि एक भी शब्द अच्छी तरह जाना हुआ और अच्छी तरह प्रयोग किया हुआ इस श्लोक की और परलोक की कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। ठीक है, समझिएगा। इसके अंदर देखिए, वेदाध्ययन में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व था। सामवेद में तो मात्राओं का उच्चारण स्थान और ध्वनि पर इतना अधिक ध्यान नहीं दिया गया, ध्वनि पर इतना अधिक ध्यान दिया गया है कि उसे संगीत का आदि ग्रंथ ही स्वीकार कर लिया गया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर प्राचीन गुरु शुद्ध परंपरा को बनाए रखने के लिए शिक्षण व्यक्तिगत ही करते हैं। शिक्षण क्या है? व्यक्तिगत करते हैं, यानी कि अकेले में स्वयं व्यक्तिगत करते हैं। इसके बाद में प्रश्न अगला है आपका, उच्चारण दोष के प्रकार बताइए। क्या है? उच्चारण दोष के प्रकार बताने हैं। तो देखिए, आपको उत्तर लिखना है कि उच्चारण दोष के निम्नलिखित प्रकार हैं। मैं कुछ बता ही देता हूं कि अलग अलग लोगों को उच्चारण यद्यपि अलग अलग प्रकार से होता है, सही बात है, किंतु कुछ उच्चारण दोष जो हैं अलग ही स्पष्ट ध्यान खींच लेते हैं। जैसे कि कुछ वाक्य होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं, वह क्या है, अलग ही ध्यान को खींच लेते हैं। इस विषय में पाणिनि ने स्पष्ट कहा है कि उच्चारण ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि देखिए, जो कि आपका जीभ दबाकर उच्चारण करना तथा वर्णों को मुंह में ही काट लेना, इस तरह से नहीं करना चाहिए। दूसरा देखिए, वर्णों को जल्दी जल्दी बोलना यानी कि त्वरित दोष, ये दोष है। तीसरा है वर्णों को फेंकता हुआ बोलना। तो वर्णों को, जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, अपनी बातों को फेंकते हैं, कुछ नहीं पास में फिर भी बातों को फेंक रहे हैं, तो निरस्त दोष हो गया। चौथा है आपका एक एक कर बोलना, यानी कि विलंबित दोष हो गया आपका। पांचवा है गदगद स्वर में बोलना, गदगद स्वर में बोलना। छठवां है गा कर बोलना। सातवां है तुतलाकर अंदर ही अंदर बुदबुदाते हुए या वर्णों की पीड़ित करते हुए बोलना। ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके उच्चारण दोष हैं जो उच्चारण बोलने में बाधा उत्पन्न करेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। देखिए, उत्तर डाल के लिखना है आपको कि अशुद्ध उच्चारण के कारण निम्नलिखित हैं। निम्न कारण हैं, पहला देखिए, शिक्षक का अनुकरण। शिक्षक का अनुकरण करना है तो बहुत से शिक्षक शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हैं, उनके विद्यार्थी भी उनका उच्चारण करते हैं, करते हुए अशुद्ध बोलने लगते हैं। ये क्या है? शुद्ध उच्चारण है। देखिए, इसके बाद में माता पिता से आइए। माता पिता के अशिक्षित होने के कारण यानी कि वे प्यार के कारण बालक को गलत बोलने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी शब्दों के रूप से भी स्वयं अनभिज्ञ होते हैं। ओके, इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक प्रभाव।
कभी कभी अशुद्ध बोलना हमारे मन की स्थिति जैसे शंका, भय, झिझक और हीनता के कारण भी विद्यार्थी बोलने में घबराते हैं और भाषा प्रभाव में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है ना। इसके बाद में चौथा है दूराभ्यास की आदत। दूराभ्यास का यानी कभी कभी गलत अभ्यास के कारण ही बालक अशुद्ध बोलने लगता है। जब उसको गलत अभ्यास कराया जाता है तो वह क्या है, अशुद्ध ही बोलने लगता है, फिर वह हमेशा ही अशुद्ध बोलता है। पर वह समझता यही है कि वह शुद्ध बोल रहा है, क्योंकि छोटा सा बालक है, उसको क्या पता क्या सही क्या गलत है। तो वह क्या है, हमेशा शुद्ध वही शब्द बोलेगा जो आप सभी आदत डलवाएंगे। पाँचवा, शब्दों का लोप। जैसे मैंने कहा कि स्थान पर यानी कि बोल देते, यानी कि मैंने कहा की जगह मैंने कही, ऐसे ना, ये शब्दों का लोप हो गया। छठवां है सामासिक प्रभाव के कारण अवधि में तो सा का उच्चारण स्थान ही नहीं है। जो सा सीटी है इसका उच्चारण स्थान अवधि में नहीं है। वे लोग भी कभी कभी शशि का उच्चारण शशि ही करते हैं, क्या करते हैं, शशि ही करते हैं। इसके बाद में सातवां वाक्य है, आप वाक्य नहीं है, सातवां पॉइंट है अनावश्यक शब्दों का आगमन ही उच्चारण दोष का कारण और कभी कभी होता है। जैसे स्पर्श का उच्चारण स्पर्श करते हैं, उच्चारण का कौन करते हैं, स्पर्श करते हैं। इसके बाद में आठवां है उच्चारण शिक्षा पर ध्यान देने के कारण भी छात्र अशुद्ध बोलते रहते हैं, क्योंकि उनकी शुरू से ही आदत खराब हो गई है, नहीं बोल रहे सही से, तो वो क्या करेंगे, अब वह अशुद्ध ही बोलते हैं। इसके बाद में नौवां है आपका अज्ञानतावश भी लोग आशीर्वाद बोलते हैं। जैसे कि आप कोई अनजान आदमी के पास जाइए और आप पैर छू लिए, है ना, तो वो क्या है, अज्ञानतावश आपका अज्ञानतावश भी लोग आशीर्वाद बोलते रहते हैं। इसके बाद में प्रश्न अगला है, प्रश्न है उच्चारण संबंधी त्रुटियों का निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है। तो उत्तर डाल के आप लोग लिखना है कि उच्चारण संबंधी जो त्रुटियाँ हैं वह निम्नलिखित प्रकार से दी गई हैं। उच्चारण संबंधी त्रुटियों के निराकरण हेतु निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। आपको सिर्फ उत्तर में यहाँ से लिखना है। देखिए पहला पॉइंट दिया है ध्वनि तत्व का ज्ञान। क्या दिया है, ध्वनि तत्व का ज्ञान। तो ध्वनि तत्व से समझिए, ध्वनि तत्व का ज्ञान ने अक्षर ज्ञान, उचित ध्वनि, निर्गम, बलाघात, स्वराघात, विस्राय, स्वर माधुर्य, ध्वनियों का ज्ञान आदि होना चाहिए। इसके बाद दूसरा है कठिन शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होना चाहिए। तीसरा है अशुद्ध उच्चारण करने वाले शब्दों की सूची बनाकर रखें, यानी कि अशुद्ध जो उच्चारण करते हैं उनकी क्या है, एक सूची बना लें। चौथा है प्रतियोगिता का आयोजन करके। पांचवा है शुद्ध उच्चारण के प्रति सतर्कता बरतकर क्या है, शुद्ध उच्चारण में शुद्ध उच्चारण के जो प्रति जो सतर्कता है उसको अपने से रखना, यानी कि जो शुद्ध उच्चारण करता है उसके प्रति सतर्कता रखना है कि कौन सा उसने वाक्य सही बोला है। छठवां अक्षरों और भाषाओं का उचित ज्ञान। अक्षर और जो भाषा होते हैं उनका सही तरीके से बच्चों को ज्ञान कराना। ओके, इसके बाद में सातवां उच्चारण संबंधी परीक्षाओं का प्रबंध करते, यानी कि जो उच्चारण संबंधी जो समस्याएं हैं, जो परीक्षाएं हैं आपका, उनका क्या है, प्रबंध किया जाता है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की क्लास इतनी ही, आगे और भी क्लासेस को देखने के लिए
आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपकी डेली क्लासेस की लिंक शेयर कर दी जाती है। तो आप क्या है टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। ओके, ऑल सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए आप सभी जुड़ सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। क्लास आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। ओके, जय हिंद, जय भारत।